शहरोज इस वक्त ऑफिस में अपनी एक अहम मीटिंग में मसरूफ था जब इसके मोबाइल पर किंजा की कॉल आने लगी थी। किंजा का नंबर देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट खिल गई थी। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। अपने कुलीग से इजाज़त लेकर वो बालकनी की तरफ लगाकर एक साइड पर हो गया था। हाँ बताओ किंजा, कैसी हो तुम? कल रात से मैं तुम्हारी कॉल और मैसेज का वेट कर रहा हूँ। कहाँ हो अभी? मुझे तुमसे मिलना है। शहरोज अभी और इसी वक्त वो रो रही थी। इसकी आवाज़ से बहुत कमज़ोरी और घबराहट महसूस हो रही थी। शहरोज को जब इसके रोने का अंदाज़ा हुआ तो वो बुरी तरह घबरा गया। क्या हो गया किंजा, क्यों इतनी उदास हो? सब ठीक तो है तुम्हारे घर में? तुम्हारे पेरेंट्स वो ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैं ठीक नहीं हूँ। अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। शहरोज ने अपनी मीटिंग को वहीं पर छोड़ दिया था और फिर गाड़ी लेकर इस रेस्टोरेंट की तरफ चला गया जहां पर किंजा इसका वेट कर रही थी। इस वक्त वो अपनी गाड़ी को लंदन की सड़कों पर दौड़ा रहा था। महज 2 दिन के बाद इसने वापस चले जाना था, इसलिए वो किंजा से तफसीली बात करना चाहता था। तभी वो कल रात से इसका नंबर मिलाया जा रहा था, मगर किंजा का नंबर मुसलसल बंद था। शहरोज को बहुत परेशानी हो रही थी कि पता नहीं वो कहाँ मसरूफ है जो इसे मुतल्ला नहीं कर रही। इसे ये सोच सोच कर परेशानी हो रही थी कि कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो। किंजा अपने पेरेंट्स के साथ लंदन में रहती थी, मगर इसके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि शहरोज इसके घर पर खुलेआम जाकर इसके बारे में दरियाफ्त करता। किंजा ने इसे सख्ती से मना किया था, कभी भी मेरे घर मत आना। मेरे पेरेंट्स लंदन के ही रिहायशी हैं, मगर इनकी सोच पाकिस्तानियों से भी गई गुजरी है। वो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, मशरक़ी रवायात की पासदारी करने वाले हैं। इन्होंने हम सभी बहनों भाइयों को पाबंदियों के साथ पाला है। मैं नहीं चाहती कि इनके कानों तक कोई ऐसी वैसी बात पहुँचे और वो मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचें या मुझसे सवाल करें। ठीक है किंजा, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। और अब जब किंजा ने नंबर ऑन किया और इसे बुलाया तो शहरोज की परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पता नहीं क्या बात है जो ये लड़की इतनी परेशान लग रही है। एक तो सीधी तरह कुछ बताती नहीं है, मुझे भी अब इसमें परेशान कर दिया। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सर्दी मामूल से ज़्यादा थी। ये मौसम शहरोज का पसंदीदा था। वो ऐसे रोमांटिक मौसम में बहुत एंजॉय करता, कभी लॉन्ग ड्राइव पर, कभी दोस्तों के साथ, तो कभी किंजा के साथ किसी लंच या डिनर पर। मगर आज वो इतना परेशान था कि मौसम की खूबसूरती भी इसके दिल पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। जब रेस्टोरेंट में पहुंचा तो किंजा इसकी मुंतजर थी। शहरोज को देखते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कैसे हो तुम? शहरोज ने बेचैनी से पूछा। ठीक हूँ, वो अपने चेहरे का हल्का सुर्ख होंठ लेकर बोली थी। क्या हुआ, तुम्हें इतनी उदास क्यों लग रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? देखो, मैं तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों में आंसू देखना तो मेरे लिए कयामत के बराबर है। बताओ मुझे क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना बदहवास कर दिया? अम्मी अबू मेरी शादी ना करें क्या? शहरोज हैरान परेशान रह गया। अभी कल तक तो तुम्हारे अम्मी अबू का ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही तुमने मुझसे इस बारे में कोई बात की है, और अब अचानक से इतना बड़ा फैसला। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक कज़न पाकिस्तान से आ रहा है, वो हमारे घर में ही ठहरा है। मैं नहीं जानती थी कि वो यहाँ किस मकसद से आ रहा है। दरअसल अब्बू अपने भतीजे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं और अब वो सोच रहे हैं कि जल्दी हम दोनों का निकाह कर दें। देखो शहरोज, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पेरेंट्स से अपने दादा को मिलवाओ, इनसे मेरे अपनी शादी की बात करो। अभी दादा को यहाँ पर लाना मुमकिन नहीं है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो सफ़र तय नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे अब्बू से खुद मिल लेता हूँ और दादा की फ़ोन पर बात करवा दूँगा, वीडियो कॉल पर। इसमें क्या मसला है? नहीं शहरोज, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। अगर तुम अपने दादा को यहाँ पर लेकर आओगे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात होगी। अगर तुम खुद मेरा रिश्ता लेने के लिए आए तो ये बात मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आएगी। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि पुराने रस्म रिवाज के मालिक हैं, वो इन बातों को पसंद नहीं करते। तुम्हारी इस बात को वो तुम्हारी खुदसरी गिरदानेंगे और फिर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो फिर तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे।
तो फिर क्या करना चाहिए तुम्हें बताओ, शहरोज बेबस सा होकर बोला था। तुम्हें मैं खो नहीं सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुमसे शादी करनी तो मुझे तुमसे मैं करके रहूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी मना लूंगा, मगर मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। वक्त क्यों शहरोज? जब तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, तो फिर वक्त किस चीज़ के लिए चाहिए? आखिर तुम अपने दादा अब्बू को यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आते? मेरे पेरेंट्स से बात करवाओ। शहरोज खामोश हो गया था। अब इससे क्या बताता कि इसके साथ कितना बड़ा राज छुपा है, इसकी कितनी बड़ी मजबूरी है। दादा अब्बू कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। वो अपने दादा को बहुत अच्छे से जानता था। वो अपनी नवासी से कितनी मोहब्बत करते थे, कैसे वो अपनी नवासी के हक पर डाका डाल सकते थे, और वो किंजा से भी दस्तबरदार नहीं हो सकता था। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स को समझाओ कि अभी तुम खुद को इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पा रही हो। तुम्हें भी पढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है। जब तक कि मुझे भी वक्त मिल जाएगा, अभी मैं 3 दिन के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ, और फिर जब वापस आऊँगा तो मैं दादा को अपने साथ लेकर आऊँगा। मुझे कम से कम तुम 2 महीने का तो वक्त दो। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, किंजा कुछ सोचते हुए बोली थी। मुझे नहीं लगता कि अम्मी अब्बू इतना इंतज़ार करेंगे। मैं इनसे बात करके देखती हूँ, इन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी कर लूँ, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। और तुम भी मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखो। तुमने मुझसे शादी के वादे किए, मोहब्बत, और अगर अब किसी और को अपना लिया तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। शहरोज इसकी दीवानगी भरी बातों पर मुस्कुरा दिया था। इसका हाथ अपने हाथों में थाम कर इसे तसल्ली देने लगा। सब ठीक हो जाएगा किंजा, मैं जल्द ही दादा अबू को लेकर आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। इसे तसल्ली देते हुए वो खुद बहुत परेशान हो गया था। कैसे मनाऊंगा दादा अबू को? वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। एक काम करता हूँ, इस मलाइका से ही बात करता हूँ। अगर वो खुद रास्ते से हट जाए तो फिर ये सब कुछ मुश्किल नहीं होगा। दादा को फिर खुद ही मेरी बात मानने पर तैयार हो जाएंगे। काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं इनके सामने अपना दिल खोल कर रख देता। मेरा मुकदमा मेरे माँ बाप ही लड़ते, दादा अबू को किसी न किसी तरह मना लेते, मगर अफसोस कि मेरा तो दुनिया में कोई है नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात करूं। वापस आने से पहले इसने सब लोगों के लिए शॉपिंग की थी, सबके लिए कुछ ना कुछ लिया था, मगर जब इसके जहन में मलाइका का नाम आया तो इसके हाथ सुस्त पड़ गए थे। मैं इस लड़की के हाथ में कोई भी खुशगुमानी का सहारा नहीं थमाना चाहता। अगर इसके लिए कुछ लेकर गया तो वो समझेगी कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि तोहफा देना तो मोहब्बत का इजहार है, और मैं इस लड़की से मोहब्बत का इजहार करना तो दूर की बात है, इससे तो अपना रिश्ता ख़त्म करने का सोच रहा हूँ। जिस दिन वो पाकिस्तान रवाना हुआ था, इस दिन भी किंजा बहुत रोई थी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है शहरोज कि मैं तुम्हें खोने जा रही हूँ। तुम एक बार यहाँ से चले गए तो वापस लौट कर नहीं आओगे। अरे किंजा, मुझ पर एतबार करो, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? भला इंसान अपनी खुशी से भी दूर हो सकता है क्या? मेरी खुशी तुम में हो, और मैं आज नहीं तो कल जल्द ही लौट कर आऊँगा। इसके हाथों में उम्मीदों के सहारे थमाकर वो वापस आ गया था। हवेली में इसका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया था। आज तो पूरी हवेली की रौनक ही निराली थी। मलाइका भी आज बहुत हसीन लग रही थी। आज पहली बार इसने अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाई थी, आंखों में काजल लगाया। आज इसने शहरोज की पसंद के काले कलर के कपड़े पहन रखे थे। इसने एक बार बातों बातों में शहरोज से सुना था कि इसे काला रंग अच्छा लगता है। आज वो चाहती थी कि वो इतनी हसीन नजर आए कि जब शहरोज इसे देखे तो इसके अलावा कहीं और देख ना सके। आईने ने इसके हुस्न की गवाही दी थी। बिलाशुबा वो हवेली क्या, इस खानदान में सभी लड़कियों से बहुत ज़्यादा हसीन थी। इतनी हसीन कि इसके निकाह हो जाने के बाद भी इसके लिए कितने ही लोग दस्ते सवाल लेकर हाजिर हुए थे। मुस्तफ़ा खान इन सभी लोगों को गुस्सा करके बेमुराद वापस लौटा देते। मैं अपनी नवासी का निकाह अपने पोते के साथ कर चुका हूँ और इसका बाकायदा ऐलान भी कर चुका हूँ। जैसे मेरा पोता वापस आएगा तो इसे 1 हफ्ते के बाद इन दोनों की रुखसती कर दी जाएगी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम लोग फिर से एक ही बात लेकर आ जाते हो। मुस्तफ़ा खान को अपने सभी पोते पोतियों, नवासे नवासियों से बहुत मोहब्बत थी, मगर जो मोहब्बत इन्हें मलाइका से थी
वैसी मोहब्बत वो शहरोज से भी नहीं कर सके थे। इसकी वजह ये थी कि मलाइका इनकी लाडली बेटी की औलाद थी। वो लाडली बेटी जिसने इनका सर खानदान के लोगों के सामने झुका दिया था, जिसकी वजह से वो लोगों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहे थे। इन्होंने खानदान की मुखालफत मोल लेकर अपनी बेटी समीना को शहर कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, इस यकीन के साथ कि वो इनका एतबार नहीं तोड़ेंगी और कोई ऐसा काम नहीं करेंगी कि जिससे इनका सर नीचा हो। मगर ना जाने क्यों समीना अपनी सारी रवायात को भूल गई और कॉलेज में एक लड़के के प्यार में बुरी तरह से पागल हो गई। वो इतनी खुदसर हो गई कि अपने बाप और ख़ानदान के सभी लोगों के सामने सर तान के खड़ी हो गई। जब मुस्तफ़ा खान ने इनका निकाह अपने भतीजे से करने का फैसला किया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अजमल के साथ, इसके अलावा और किसी से नहीं। अपनी जान दे दूंगी मगर बात से पीछे नहीं हटूंगी। जब मुस्तफ़ा खान ने इन पर सख्ती की, इन्हें हवेली में कैद कर दिया, तब वो न जाने कैसे इनकी इज्जत पर नकब लगाकर हवेली छोड़कर चली गई थी। इन्हें अगले दिन पता चला कि इनकी बेटी रात के अंधेरे में इनकी इज्जत पर दाग लगा गई है। तब मुस्तफ़ा खान जिंदगी में पहली बार रोए थे, बहुत तड़पे थे। मेरी बेटी ने ये मेरे साथ क्या किया, मुझे सबके सामने मजाक बना दिया, अब मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सबकी मुखालफत मोल लेकर मैंने इसे शहर भेजा था, क्या इसलिए कि वो ये दिन दिखाए। बेगम साहिबा भी अपने बेटे के गम में बहुत रोई थी और इन्होंने ये गम रोग अपने दिल के साथ लगा लिया था। ये रोग इनकी जान लेने का बाइस बना। एक तो मुस्तफ़ा खान को अपनी बेटी का दुख था, तो दूसरी तरफ अपनी बीवी की दायमी जुदाई का भी गम सताया जा रहा था। समीना ने तो गोया हवेली से निकलकर सभी लोगों को भुला दिया था। ना कभी दोबारा बाप की दहलीज पार की और ना कभी इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ना कभी इनसे माफ़ी मांगी। 1 साल के बाद जब मुस्तफ़ा खान को पता चला कि इनकी बेटी का इंतकाल हो गया, तब वो खुद पर काबू ना रख पाए। अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा वो भूल चुके थे। जब अपनी बेटी का मरा हुआ चेहरा देखा तो सारे ज़ब्त के बंधन टूट गए थे। वो एक दिन एक बार फिर से टूट कर बिखरे थे, एक बार फिर से फूट फूट कर रोए थे। जब इनके नवासे को इनके हाथों में दिया गया तो वो इसके चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा तलाश करने लगे थे। वो अपनी नवासी को लेकर अपने घर आए थे। अजमल खान ने इन्हें रोका, ये मेरी बेटी है, आप इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। मुस्तफ़ा खान ने इन्हें गौर से देखा। मेरी बात सुनो अजमल खान, तुम मर्द हो, तुम सारी ज़िंदगी औरत ज़ात के बगैर नहीं गुजार सकते। आज मेरी बेटी मर गई है, कल जब इसका कफन मैला हो जाएगा तो तुम दूसरी शादी कर लोगे और तब तुम्हारी दूसरी बीवी मेरी इस नवासी के साथ क्या सलूक करेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी नवासी रुल जाए, दूसरों के जुल्म सितम का निशाना बने, इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी थी, क्योंकि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम कभी भी इससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, ना अपना हक जताओगे। अजमल खान ने इन्हें जाने का रास्ता दे दिया था और यूं मलाइका मुस्तफ़ा खान के साथ हवेली में आ गई थी। इसी हवेली में पली बड़ी थी। जो गलती मुस्तफ़ा खान ने अपनी बेटी की दफ़ा की थी, वो नवासियों और अपनी पोतियों के साथ नहीं की। किसी भी लड़की को कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इन लड़कियों ने कभी पढ़ने की जिद नहीं की, या वो ज़हीन नहीं थी, या इन्हें पढ़ने का शौक़ नहीं था। इन्होंने कितनी भूख हड़तालें की, हर तरह से घर वालों को यकीन दिलाया कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे घर वालों के एहसासात ख़राब हों। मगर एक बार मुस्तफ़ा खान पहले धोखा खा चुके थे, वो दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही हवेली के बाकी लोग भी इस बात के लिए तैयार थे कि वो मुस्तफ़ा खान की मुखालफत में जाकर अपनी बेटियों को आज़ादी दें। यूँ हवेली के सभी लड़कियां हवेली में ही कैद होकर रह गई थीं। मलाइका भी इन्हीं लड़कियों के साथ उठती बैठती ने हवेली में ही पढ़ाने के लिए उस्तानी आती थी। वो लड़कियां मलाइका के सामने जले दिल के फफूले फोड़ती। अगर तुम्हारी अम्मी ये गलत काम ना करती तो आज हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। हाफिज साहब बहुत खुश होते जब ये सब मलाइका सुनती, तो वो बहुत दुखी होती। हवेली में लड़कियों और लड़कों पर बहुत सख्ती की जाती थी। शाम का अंधेरा फैलने के बाद तो लड़कों को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मगर इन्हीं लड़कों में शहरोज़ ऐसा लड़का था जिसे हर तरह की आज़ादी हासिल थी। वो दादा अबू का बहुत लाडला था। वो भी छोटा सा था जब इसके माँ बाप का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। मलाइका और शहरोज़ ये दोनों ऐसे बच्चे थे जिन्हें मुस्तफ़ा खान ने अपने दिल के करीब लगाकर रखा था।
शहरोज़ ने सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी थी। वो शहर में तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टल में मुकीम रहा था और अब इसका इरादा था कि वो लंदन जाकर बाकी की तालीम हासिल करेगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था। इसने दादा जान से इजाज़त चाही कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा खान तो कुछ और ही सोचते हुए थे। वो शहरोज़ से कुछ बात करना चाहते थे। एक फैसला जो इन्होंने किया था, अभी तक इस फैसले से किसी को आगाह नहीं किया था। जब शहरोज़ ने ये बात की तो मुस्तफ़ा खान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब वक्त आ गया है कि वो अपना फैसला शहरोज़ और बाकी सब लोगों को सुनाते। ठीक है शहरोज़ बेटा, इस बात पे मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम लंदन या अमेरिका जाकर भी पढ़ना चाहो तुम जा सकते हो। शहरोज़ तो बिल्कुल बेयकीन रह गया था। आप सच कह रहे हैं दादा बू, आपने तो मुझे शहर में रहने की इजाज़त भी बहुत मुश्किल से दी थी। मुझे तो लगता था मुझे कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। शहरोज़ ने दादा को गले से लगा लिया था। मैं भी जाकर अम्मी अब्बू को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। रुक जाओ शहरोज़, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। शहरोज़ जो खुशी से वहाँ से उठकर भागने लगा था, इनकी संजीदगी से कहने पर वहीं पर रुक गया और फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जी दादाबू, बताएं क्या कह रहे थे आप? तुम्हें लंदन जाने की इजाज़त सिर्फ एक ही शर्त पर मिलेगी। और वो शर्त क्या है? शहरोज़ ने इनसे पूछा। तुम्हें मलाइका से निकाह करना होगा। एक यही सूरत है कि तुम्हारे लंदन जाने की। अगर तुम मेरी इस शर्त को नहीं मानते तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। शहरोज़ तो परेशान हो गया था। दादाबू, आपको इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मलाइका भी बहुत छोटी है और मैं भी पढ़ाई करूंगा। आपसे वादा करता हूँ कि जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तो तब मैं आपकी ही पसंद से शादी करूंगा, जिससे आप कहेंगे वो तो मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कभी मुझे इनकार नहीं कर सकता। जब मैं कहूँगा वो तुम करोगे। मगर बेटा, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतना दूर जाने की इजाज़त दूं तो वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। मगर दादाबू, क्या आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है? और मलाइका वो तो बहुत छोटी है, आप इससे क्या कहेंगे? दादाबू, मैं सच कहूँ तो मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं। हवेली के सभी लड़कियों को अपनी बहन की नज़र से देखा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरी तरबियत है बेटा। तुमने कभी किसी पर बुरी नज़र नहीं डाली। अब तुम जाओ, आराम करो। कल होते ही मैं हवेली में तुम दोनों के निकाह का ऐलान कर दूंगा और फिर इसी जुमे को तुम दोनों का निकाह है। शहरोज़ बिल्कुल खामोश हो गया था। कुछ भी कहे बगैर वो अपने कमरे में आ गया। चलो, जो हो रहा है होने दो। इसने अपने तसव्वुर में मलाइका का चेहरा लाया। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम। बिलाशुबा हवेली में जितनी भी लड़कियां थी वो सबसे मासूम और सबसे खूबसूरत नजर आती थी। शहरोज़ मुतमईन सा हो गया कि अगर मलाइका इससे मिलने लगी थी तो इसे बुरी भी नहीं लगती थी। मगर ये तब तक था जब तक वो मोहब्बत के जज्बे से आशना नहीं था। अभी इसके एहसासात और महसूसात तब्दील नहीं हुए थे। अगले दिन जब मुस्तफ़ा खान ने इन दोनों के निकाह का ऐलान किया तो मलाइका तो शर्मा कर वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। कितनी देर तक वो अपनी बेकाबू होने वाली धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। नाना अबू को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? वो कैसे जान गए कि मैं शहरोज़ से मोहब्बत करती हूँ? बचपन से लेकर आज तक इसके ख्वाब देखे हैं। क्या दुआएं भी कबूल होती हैं? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। आज तो इसका हुस्न दो आतिशा लग रहा था। मोहब्बत के मिल जाने का ऐसा मौका था कि इसके पूरे वजूद को गोया किसी गुलाब की तरह महका दिया था। इसका चेहरा इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि इस रिश्ते से बहुत खुश है और शहरोज़ को बहुत चाहती है। और जब मोहब्बत अब इससे मिलने वाली थी तो इसकी खुशी दीदनी थी। मुस्तफ़ा खान ने इसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी और फिर इसी जुमे को इन दोनों का निकाह हो गया। वो हमेशा के लिए इसका हो गया था, जो बहुत मगरूर था, बहुत नुक्ताचीन था, कभी किसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। जब निकाह की रस्में ख़त्म हो गईं तो तब इसकी कज़न निम्रा ने हसरत से कहने लगी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो मलाइका, जो इसलिए हवेली में रही। दादा अबू की मोहब्बत भरे साए के नीचे खानदान का सबसे खूबसूरत और सबसे सुलझा हुआ लड़के से तुम्हारा निकाह हुआ है और वो तो आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन जा रहा है, जबकि बाकी लड़के ना तो वो शहरोज़ की तरह देखने में खूबसूरत है और ना ही वो इतने पढ़े लिखे हैं। तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है।
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تمہاری اتنی اچھے لڑکے سے شادی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات نمرا نے کہی تھی، جو ہمیشہ اس سے محبت جتاتی تھی۔ ملائکہ نے اس کی بات کو سنا تو اچنبے سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب میری شادی اتنے اچھے لڑکے سے کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نمرا کہنے لگی، اب دیکھو نا، جو کچھ تمہاری امی نے کیا وہ سب کچھ بھلا ہوا تو نہیں ہے۔ بچے کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیسے گھر سے بھاگ کر شادی کی، اور تمہارے ابو، تمہارا ددیالی خاندان، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے خاندان کے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم لوگ حویلی میں ملازم میں نہیں رکھتے۔ اگر تم اس گھر میں ہوتی تو کیا تمہاری شادی اس حویلی میں ہو پاتی؟ کبھی بھی نہیں۔ ادھر تمہاری قسمت ہے جسے تو میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہم لوگ جو خاندانی نسب سے ہیں، ہماری ماں اسی خاندان کی ہے اور ہمارا باپ بھی۔ ہمیں دیکھو، ہمارے نصیب میں تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ نمرا کزنز میں سب سے بڑی تھی۔ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی گہرا سانولا تھا۔ بدقسمتی سے حویلی میں اس کی عمر کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ جب اس کے رشتے کی بات آئی، اب تک کہیں نہیں چلی تھی، اس لیے وہ ہر وقت جلی کٹی رہتی تھی اور دوسروں کو بھی جلی کٹی سناتی رہتی تھی۔ یا اللہ، اس کے نصیب اچھے کرنا، جلدی سے اس کی شادی ہو جائے۔ اس کی ان جلی کٹی باتوں کے بعد بھی ملائکہ نے اسی کے لیے دعا کی تھی، اور شاید قبولیت کا وقت تھا کہ چند دنوں بعد ہی دور پار کے رشتہ دار نمرا کے امیدوار بن کر آ گئے تھے۔ ان کے بیٹے کی دوسری شادی تھی، ان کی بہو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی ولادت کے دوران وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی، اور ساتھ میں اس کی بیٹی کی بھی موت ہو گئی تھی۔ یوں وہ گھر جس میں خوشی آنے والی تھی، اب اس گھر میں ویرانی اور موت ناچنے لگی تھی۔ تبھی تو وہ لوگ نمرا کے امیدوار بن کر آئے تھے، تاکہ وہ اس گھر میں آ کر ان کے گھر کو ایک بار پھر سے خوشیوں سے مکمل کر دیں۔ مصطفیٰ خان نے رسمی طور پر سوچنے کا کچھ وقت دیا تھا، جبکہ دل سے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ نمرا اپنے گھر کی ہو جائے، اور پھر چند دنوں کے سوچنے کا وقت لے کر انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر 1 مہینے کے بعد ہی نمرا اپنے گھر کی ہو گئی۔ اس کی شادی ہونے کے بعد سبھی لڑکیوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ شکر ہے نمرا باجی اپنے گھر چلی گئیں، ورنہ ہمیں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی تھیں۔ ہماری جلد کی ہماری گوری رنگت کو ہر وقت نشانہ بنائے رکھتی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں دوسروں کی خوشیوں سے اتنا جلتی تھیں۔ ارے نہیں صبا، ایسا نہیں کہتے، بس ان کی زندگی میں جو محرومیاں تھیں، انہی محرومیوں نے انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ آپ دیکھنا، جب انہیں سچی خوشی ملے گی، محبت ملے گی، تو بدل جائیں گی۔ ملائکہ کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی۔ چند دنوں کے بعد جب نمرا واپس آئی تو وہ اس نمرا سے بہت مختلف تھی۔ وہ تو بات بات پر شگوفے چھوڑتی، مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ملائکہ روزانہ چھپ چھپ کر شہروز کو دیکھتی، جب وہ صحن میں صبح واک کر رہا ہوتا تھا، جب کھانا کھا رہا ہوتا، اور جب بھی ملائکہ کے سامنے آتا تو وہ چوری چوری نظروں سے اس کا دیدار کرتی، اور جب شہروز کی نظر اس پر پڑتی تو وہ شرما کر نظریں چرا دیتی۔ شہروز بھی زیر لب مسکرا دیا کرتا تھا۔ یہ تو بالکل پگلی ہے۔ شہروز کے جانے کے بعد تو وہ اداس ہو گئی تھی۔ اگر حویلی میں نانا ابو اور اس کی سہیلیاں نہ ہوتی تو شاید وہ اس سارے وقت کو بہت مشکل سے گزار پاتی۔ جب سے شہروز لندن میں گیا تھا، وہ تو انگلیوں پر اس کی واپسی کے دن گننے لگی تھی۔ آج جب 5 سال کا عرصہ مکمل ہوا، جب اسے پتہ چلا کہ شہروز واپس آ رہا ہے، تو اس سے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنی گوری رنگت کو وہ اور بھی زیادہ چمکانے کے لیے گھریلو ٹوٹکے کرتی رہتی، خود کو نکھارتی رہتی۔ وہ ہر طرح سے شہروز کے سامنے مکمل حسین لڑکی کے روپ میں آنا چاہتی تھی۔ باقی لڑکیوں کے منہ سے اسے سنا تھا کہ وہاں پر بہت خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، کوئی صاحب ایمان ہی ہوتا ہے جو ان حسین حوروں سے خود کو بچا سکے۔ تبھی تو چاہتی تھی کہ جب شہروز اسے دیکھے تو اسے کسی سے کمتر نہ سمجھے۔ اور آج جب وہ حویلی میں واپس آیا تو اس نے ایک بار بھی ملائکہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں واپس آیا، مسلسل نظریں جھکائے وہ اپنی سوچوں میں کھویا تھا۔ جب بھی اسے کوئی بات کرتا تو اس بات کا مختصر سا جواب دے دیتا، مگر مصطفیٰ خان سے وہ بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ دادا ابو، آپ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ بوڑھے لگنے لگے ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے کیا؟ وہ خفا سا بولا۔ ارے اب میرا بیٹا آ گیا نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اب جب میں تمہاری خوشیاں دیکھوں گا، تمہارے بچوں کو گود میں کھلاؤں گا، تو دیکھنا میں پھر سے جوان ہو جاؤں گا۔
इनकी बात सुनकर मलाइका शर्मा कर वहां से उठ गई थी, जबकि शहरोज ने सख्ती से अपने लब भींच लिए थे। मैं कैसे दादाबू को बताऊं कि मैं मलाइका से नहीं बल्कि किंजा से शादी करना चाहता हूँ। दादाबू ने मेरे साथ क्या किया, इस निकाह की जंजीर को मेरे कदमों में डाल दिया। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं दादाबू से अपने दिल की बात कर सकूं। रात खाने के बाद इसने सब के तोहफे निकाले तो मुस्तफ़ा खान ने इसे टोक दिया, बेटा मलाइका के लिए क्या लेकर आए हो तुम? इसके अंदाज में गुस्सा था, सख्ती थी। शहरोज ने इनके गुस्से को महसूस कर लिया, तभी झुकते हुए कहने लगा कि मलाइका के लिए वहाँ से कुछ नहीं लाया, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ। मैंने सोचा कि इसे यहीं से शॉपिंग करवा दूंगा, अपनी पसंद का कुछ ले लेगी। चलो ये भी ठीक है। मुस्तफ़ा खान अब कदरे मुतमईन से हो गए थे। जब फारिग हो जाओ तो मेरे कमरे में आना, कोई बड़ी बात करना चाहता हूँ। शहरोज जानता था कि दादाबू से क्या बात करना चाहते हैं, इसलिए वो टाल मटोल से काम ले रहा था। इसने थकावट का बहाना करके वो सोने के लिए लेट गया। आधी रात को इसे किंजा की कॉल ने जगा दिया था। तुम पहुंच गए हो पाकिस्तान? हाँ अभी पहुंचा हूँ, वो नीम गुनूदगी में बोला। मैं जानती हूँ कि आज तुम थके हुए होगे, आज तुमने दादाबू से बात नहीं की, मगर सुबह होते तुम इनसे बात करोगे और एक हफ्ते के बाद तुम यहाँ पर होगे। मैं इस अपने माँ बाप को नहीं रोक सकती। किंजा की बात ने इसकी नींदें उड़ा दी थी। एक तो इस लड़की ने जल्दी मचाई हुई है और इसका ये कज़न अभी इसने हम दोनों के बीच में टपकना था। क्या करूँ मैं? वो दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया। आधी रात तक वो यही सब सोच रहा था। कड़ी से कड़ी मिलाता रहा मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। और फिर ये सब सोचते सोचते न जाने कब वो सो गया। अगले दिन चढ़े तक इसकी आंख खुली थी। दादाबू इसके मुंतजर थे। शहरोज नाश्ता करके मेरे कमरे में आना। नाश्ता करने के बाद वो इनके कमरे में आ गया था। जो भी था इसे दादा से बात तो करनी थी, इस सब का सामना तो करना ही था। मैं चाहता हूँ कि अब इसी जुमे को तुम्हारा और मलाइका का रुखसती कर दी जाए। तुम दोनों का निकाह तो हो चुका है, मैं तुम्हारे वापस आने का ही मुंतजर था। अब इस मामले को मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। मलाइका की उम्र हो रही है, नहीं चाहता कि इस मामले में मज़ीद ताख़िर करूं। वैसे भी बेटा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी मलाइका को इसके घर का कर दूं। अरे दादाबू, अल्लाह आपको ज़िंदगी दी, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? बस बेटा, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ जाए, इसलिए अब तुम भी खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। इस जुमे को तुम दोनों की रुखसती है। दादाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिलाकर हिम्मत जमा करके इसने खुद को बोलने पर आमादा कर दिया था। जानता था कि अगर आज भी नहीं बोला तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैं मलाइका से शादी नहीं करना चाहता। इसकी बात ने मुस्तफ़ा खान के सर पर जैसे धमाका किया था। क्या बात कर रहे हो तुम मलाइका से शादी नहीं करना चाहते? क्यों? तुम्हारा इसके साथ निकाह हो चुका है और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। 5 साल से तुम्हारे नाम पर बैठी है और तुम 5 साल के बाद आकर ये बात कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। दादाबू, वो मुझसे मोहब्बत करती है मगर मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। उस वक्त भी आपने मेरी मर्जी के बगैर रिश्ता तय कर दिया था। मैं कुछ नहीं बोला कि इस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं थी। मैं मोहब्बत जैसे जज्बे से नावाकिफ़ था, मगर अब मैं किंजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बल्कि मोहब्बत में मैं इसे इश्क करता हूँ। इससे मैंने शादी का अहद किया हुआ है। इसके बगैर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ लंदन चलना होगा। इसके पेरेंट्स से मेरे इसके रिश्ते की बात करनी होगी। मुस्तफ़ा खान फटी फटी आंखों से देख रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ शहरोज कह रहा है वो सच है। बेटा, तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुम मेरी मासूम बच्ची का दिल तोड़ना चाहते हो और फिर इसके ख्वाबों के मलबे पर अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी करना चाहते हो। तुम जानते हो तुम्हारे हाथ में ऐसा करने से सवाए खसारे के कुछ नहीं आएगा। इसलिए बाज आ जाओ। तुमने मुझसे जो कहा मैं भूल जाऊंगा, इसलिए इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। भूल जाओ इस लड़की को। नहीं दादाबू, मैं किंजा को नहीं छोड़ सकता, इसने हतमी अंदाज में कहा। अब मुस्तफ़ा खान की आंखों में गुस्सा छलकने लगा था। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? जी दादाबू, वो इनके सामने सर झुकाकर बोला था। तो फिर ठीक है, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर तुम मलाइका से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस जायदाद से आग कर दूंगा।
वो लड़की सिर्फ तुम्हारी जायदाद के लिए, तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, और फिर मैं देखूंगा जब तुम खाली हाथ रह जाओगे तब वो कैसे तुमसे शादी करेगी। वो तो तुम पर तरस भी नहीं खाएगी, तुमसे बात करना दूर की बात है। दादा अबू प्लीज़ इस तरह की बातें मत करें। ऐसा बोलकर आप मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं। वो भी मुझसे मेरी तरह सच्ची मोहब्बत करती है, बेगर्ज मोहब्बत। ना इससे मुझसे किसी किस्म का लालच है, ना मुझे इससे। मैं इस वक्त इस लड़की की तारीफ़ें सुनने के मूड में नहीं हूँ। जब मैंने कहा है वो करो, या मलाइका से शादी करो या फिर वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद से आग कर दूंगा। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। 2 दिन में मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हारा फैसला मेरे हक में नहीं है तो ठीक है, मैं परसों ही अखबार में ये सारे इश्तेहार दे दूंगा कि हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शेरोज लाजवाब सा हो गया था, उठकर अपने कमरे में आ गया और टहलते हुए सोचने लगा अब क्या करे, जबकि दूसरी तरफ मलाइका के सर पर तो जैसे आसमान गिरा था। इसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। इसकी रोज़ाना से ये आदत थी कि अगर वो रात को रोज़ाना नाना अबू के लिए खुद ही दूध का गिलास लेकर आती थी। इस वक्त भी वो इनके कमरे में दूध का गिलास लेकर आई थी जब अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर ठटक गई। अपने बारे में शेरोज की बातें और फिर दादा अबू का भी फैसला सुनकर इसके हाथ कपकपा गए थे। जब शेरोज कमरे से बाहर निकला तो वो ऊंट में हो भागते हुए कमरे में आई और फिर नाना अबू से लिपट गई। नाना अबू, शेरोज ये क्या कह रहा था? वो किसी और लड़की से मोहब्बत करने लगा है। वो मेरे साथ रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। क्या आप इसे ऐसा करने देंगे? नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कभी नहीं होगा। ये शादी ब्याह गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, और मैं शेरोज को इतनी आसानी से तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। इसका निकाह तुमसे हुआ है और इसे ये रुखसती करनी होगी। इसे इस लड़की को भूलना होगा, वरना मैं इसकी जायदाद को छीन लूँगा। मैं जानता हूँ कि वो इस रुपए पैसे इस दौलत के बगैर नहीं रह सकेगा, और वो लड़की वो भी तो इसी जायदाद के लिए इससे शादी करने की बात कर रही है। जब इसे पता चलेगा कि इसके पास कुछ भी नहीं है तब वो इसे छोड़कर चली जाएगी, और यूं शेरोज के पास हमारे पास लौटने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। नानाबू, इस तरह से तो वो मुझे हासिल कर लेगा, मगर कभी मुझे वो इज्जत मोहब्बत नहीं दे पाएगा जिसकी मैं हकदार हूँ। जब मुझे यही इससे चाहिए, आप इसे इसकी मर्जी करने दें। क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जो खैरात की सूरत में मुझे मिले? नहीं बेटा नहीं, जज्बाती होकर फैसले मत करो। वो भी बेवकूफ़ है जो किसी औरत की मीठी मीठी बातों में आकर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, मगर मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। 2 दिन तक शेरोज ने खूब सोचा था और फिर 2 दिन के बाद भी इसका फैसला नहीं बदला था। दादा अबू, मुझे किंजा से शादी करनी है। आप मेरे साथ लंदन चलें ताकि मेरी इसके घर वालों से बात कर सकें। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, तुम भी अब इस घर से चले जाओ। हमारे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद से आग करता हूँ। शेरोज खामोशी से अपने कमरे में आ गया। क्या करूँ मैं? दादा अबू तो किसी तरह से भी नहीं मान रहे, जबकि दूसरी तरफ किंजा ने भी रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था। इस वक्त जब वो दादा अबू की वजह से बुरी तरह से उलझा हुआ था, तभी किंजा ने भी कॉल की। मेरे अम्मी अबू मेरा निकाह कर रहे हैं। 2 दिन के बाद मेरा निकाह है। अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ और मुझे ज़बरदस्ती के बंधन बनने से बचा लो, वरना तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। इतना बोलकर इसने फ़ोन बंद कर दिया था। शेरोज के सारे जिस्म से जान निकल गई थी। नहीं ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। तुम कैसे फ़ोन बंद करना? ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला कोई और नहीं कर सकता। वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और किंजा का फ़ोन बंद हो गया था। अगर मुझे दादा अबू ब्लैकमेल कर सकते हैं, मैं लड़का होकर भी अगर इनकी बातों में आकर जज्बाती होकर वो कदम उठाने पर मजबूर हो गया हूँ जो मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं था, तो फिर लड़की है, वो भी अपने माँ बाप की बातों में आ जाएगी। मैं क्या करूँ? दादा अबू को बाद में मना लूँगा, पहले किंजा के पास चलता हूँ, इसने निकाह को रोकने की कोशिश करता हूँ, वरना अगर ये निकाह हो गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सुबह होते ही वो अपना सारा सामान एक बैग में डालकर घर से निकल खड़ा हुआ था। मलाइका ने इसे जाते हुए देखा तो एक बार फिर से टूटकर बिखर गई थी। अपने नाना अबू के पास आकर बहुत रोई। नाना अबू, वो जा रहा है, इसे रोक लें। अगर वो चला गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नाना अबू, वो कहीं नहीं जाएगा, देखना वो लौट कर यहीं आएगा तुम्हारे पास। नाना अबू, वो चला गया है। अब ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं?
बेटा देख लेना, वो यहीं आएगा। वो अपना सीना मसलते हुए बोले थे। इन्हें शहरोज से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। इन्हें लगा था कि इनकी मोहब्बत में रुक जाएगा, इनका मान रख लेगा, इनकी बात मान लेगा, मगर शहरोज ने वो किया जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। इनकी सारी जिंदगी की मोहब्बत और मान को ठोकर मारकर वो इस घर से चला गया था। इनके ज़हन में यही बात थी कि दादा अबू मान लेंगे, एक बार किंजा के घर वालों को मना लूं, इसने निकाह को रोक दूं, फिर दादा अबू को भी मना लूंगा। अगर किंजा का निकाह इसकी कज़न से हो गया तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुस्तफ़ा खान नहीं जानते थे कि इसकी किंजा से क्या बात हो गई थी और वो किंजा से कितनी मोहब्बत करता था। अगर इन्हें अंदाज़ा होता कि वो दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो शायद कभी भी वो इनके बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश ना करते। इन्हें सिर्फ मलाइका का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, इसकी उदासी, इसका गम, इसका टूट कर बिखरना। जब ये सब इन्होंने देखा तो इन्होंने अपना दिल थाम लिया। इनके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात बढ़ने लगे थे। अपने दिल पर हाथ रखकर वो एक तरफ झुक गए थे। क्या हुआ नाना अबू, आपको आपकी तबीयत तो ठीक है? वो बुरी तरह परेशान हुई, इनके पास आई। तकलीफ की वजह से इनके मुंह से आह की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो बस अपना सीना मसले जा रहे थे। इनकी ऐसी हालत देखकर मलाइका के औसान खता हो गए थे। वो जल्दी से भागती हुई बाहर आई। मामू देखे, नाना अबू को पता नहीं क्या हो गया है। इनके दोनों बेटे भागते हुए कमरे में आए। बाप की हालत देखकर समझ गए कि इन्हें इसी वक्त अस्पताल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर मुस्तफ़ा खान को अपने बाजू में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़े थे। मैं भी आपके साथ चलूंगी मामू, मुझे भी आपके साथ जाना है। मुस्तफ़ा खान कहने लगे, इसे मेरे साथ आने दो मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अपनी इतनी ख़राब हालत के बावजूद भी वो सिर्फ मलाइका को ही तसल्लियाँ दिए जा रहे थे। इन्हें सिर्फ मलाइका की तकलीफ और इसकी परेशानी नजर आ रही थी। शेरोज इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वो बार बार किंजा का नंबर मिला रहा था, मगर इसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। एक तो ये लड़की पता नहीं वो अपना नंबर ऑफ कर देती है। जब भी मैं इससे बात करने के लिए परेशान होता हूँ, बेकरार होता हूँ, तो इसका नंबर हमेशा बंद ही मिलता है। अब मैं क्या करूँ? कैसे इससे बात करूँ? इससे कैसे बताऊँ कि मैं आ रहा हूँ, वो परेशान ना हो। शहरोज ने अपना वॉलेट निकाला ताकि कुछ खाने पीने का ले सके। एक काम करता हूँ, अकाउंट से कुछ पैसा निकलवा लेता हूँ, वॉलेट में पैसे कम रह गए हैं। ये सोचकर वो एयरपोर्ट से बाहर निकला और फिर जब बैंक में गया तो इस पर एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ था। सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए थे। अरे ये क्या? वो एक के बाद एक अपना अकाउंट ओपन करता चला गया, मगर सारे अकाउंट्स ब्लॉक थे। इसके पास कैश में सिर्फ थोड़े बहुत ही पैसे थे, जो अभी अमाउंट थी वो सारी इसके अकाउंट में थी। इसका मतलब था कि दादा अबू ने इसे वापस बुलाने के लिए इसके अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे। दादा अबू, ये आपने क्या किया? आज मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी था, किंजा से मिलना बहुत ज़रूरी था, मगर आपकी वजह से ये सब हो रहा है। अब मैं लंदन जाकर भी क्या करूँगा? पहले घर जाता हूँ, दादा अबू को मनाता हूँ, इसके बाद ही अब मैं किंजा की तरफ जाऊँगा। वापसी पर बार बार इसका नंबर मिला रहा था, मगर इसका नंबर बंद था। जैसे वो घर पहुंचा तो इसे ये दिल दहला देने वाली खबर मिली कि दादा अबू अस्पताल में है। वहीं से भागम भाग अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल आया तो मलाइका ज़ारो कतार रो रही थी, साथ ही चचा और ताया खड़े थे। मलाइका को देखकर एक गुस्से भरी लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। यही तो थी मुसीबत की जड़। अगर ये ना होती तो आज इसके साथ ये सब ना हो रहा होता। क्या हुआ दादा अबू को? वो ठीक तो है? इसने ताया से पूछा। वो इमरजेंसी में है, डॉक्टर्स अभी कुछ नहीं बता रहे। हम भी दुआ कर रहे हैं, तुम भी दुआ करो ठीक हो जाए। हुआ क्या है, कुछ बताएं तो। अब्बा जी को हार्ट अटैक हुआ है। इन्होंने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है। शहरोज और दादा अबू के दरमियान जो बात हुई थी, इस बात से बाकी लोग बेखबर थे। सिर्फ मलाइका ही जानती थी कि इन दोनों के दरमियान क्या मामला तय पाया है। तभी तो वो लोग शहरोज से अच्छे से ही बात कर रहे थे और इसे तसल्ली दे रहे थे। अगर इन्हें पता चलता कि इस सबका जिम्मेदार शहरोज है तो इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देते। दादा अबू को होश आ गया था। डॉक्टर बाहर आया, कहने लगा, शहरोज कौन है कि यहाँ मौजूद है? मरीज बार बार इनका नाम ले रहा है, इनके साथ साथ मलाइका का भी। मलाइका और शहरोज इनके साथ भागे भागे इमरजेंसी रूम में आ गए थे। दादा अबू आप ठीक है? इनकी हालत देखकर शहरोज की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत बहादुर नौजवान था, बड़ी से बड़ी बात भी वो हंस कर पी जाता, कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे।
मगर अब जब अपने दादा को इस हालत में देखा तो वो खुद पर ज़ब्त नहीं कर पाया। मुस्तफ़ा खान ने शेरोज़ का हाथ अपने हाथ में लिया और इसके हाथ में मलाइका का हाथ दे दिया। मेरी बच्ची को बहुत सारी खुशियाँ देना जिनका ये हक रखती है। इस लड़की को भूल जाओ, छोड़ दो उस लड़की का पीछा। किंजा तुम्हारी है और तुम इसके। बस ये हकीकत याद रखो, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मरने के बाद माफ़ नहीं करूँगा। वो शायद यही सब कहने के लिए जिंदा थे। इनकी रूह ने इनका साथ छोड़ दिया था। मलाइका धारे मार कर रोने लगी थी। नानाबू, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नानाबू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो रोए जा रही थी। मगर मुस्तफ़ा खान सभी लोगों को रोता हुआ छोड़कर वहां से चले गए थे। इनकी मैयत घर लेकर आ गई थी। इन्हें कब दफनाया गया, कैसे ये सब हुआ। शहरोज तो बिल्कुल पत्थर का बुत बनकर एक जगह पर बैठा हुआ था। ये क्या कर दिया दादाबू आपने मेरे साथ? मुझे एक वादे की जंजीर में कैद करके गए हैं। अब मैं कभी भी इस वादे को तोड़ नहीं सकूंगा। अब तो मुझे हर हाल में मलाइका से शादी करनी होगी और हर हाल में इससे निभा करना होगा। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। अपनी मोहब्बत को छोड़ना, इससे दूर रहना आसान नहीं होता। मुस्तफ़ा खान की वफ़ात ने हवेली में सोग की एक गहरी चादर तान दी थी। शेरोज़ अगरचे जज्बाती तौर पर मुंतशिर था, लेकिन अपने दादा के बिस्तरे मर के आखिरी अल्फाज को किसी भारी जंजीर की तरह अपने गले में महसूस करा था। इसकी ज़मीर और इसकी मोहब्बत के बीच एक खौफनाक जंग जारी थी। एक तरफ वो किंजा थी जिसके लिए वो दुनिया को ठुकराने को तैयार था, और दूसरी तरफ इसके दादा का आखिरी हुक्म, इनकी लाडली नवासी मलाइका का टूटा हुआ दिल, और सबसे बढ़कर वो बिस्तरे मर्द पर किया गया वादा। अगले चंद दिन हवेली में रस्मी कार्रवाइयाँ और सोग के माहौल में गुजरे। शहरोज ने देखा कि मलाइका एक साया बनी हुई है। इसकी आंखें मुसलसल नम रहती हैं और इसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ है। वो जानता था कि मलाइका का दुख सिर्फ दादा की जुदाई का नहीं, बल्कि इसकी तरफ से मिलने वाली बेरुखी का भी है। इससे महसूस हुआ कि इसने जाने अनजाने में एक मासूम लड़की के ख्वाबों और जिंदगी को रोन डाला है। दादा के चहलम के बाद खानदान के बड़ों ने रुखसती का मामला उठाया। शहरोज के पास कोई चारा नहीं था। इसने खामोशी से सर झुका दिया। शायद ये इसकी सज़ा थी, या शायद वो यही चाहता था कि इसकी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में रहे। जुमे को सादगी के साथ मलाइका की रुखसती का एहतमाम हुआ। शहरोज ने अपने दिल पर एक बोझ महसूस किया, लेकिन इससे खुद से वादा किया कि वो मलाइका को कभी कोई शिकायत नहीं देगा। वो इसे मोहब्बत तो नहीं दे सकता था, मगर इज्जत और एक अच्छा साथी ज़रूर बन सकता था। मलाइका जब शहरोज के कमरे में आई तो इसके दिल में धड़कनें एक अजीब लय में बज रही थी। ये वो लम्हा था जिसके ख्वाब इसने बचपन से देखे थे, मगर आज इस लम्हे में भी सोग और खौफ का मिला जुला एहसास था। शहरोज ने पहली बार इसे गौर से देखा। वो काले कपड़ों में सजे हुए कमरे में बैठी एक सफ़ेद गुलाब की तरह मासूम और खूबसूरत लग रही थी। शहरोज इसके करीब आया और बड़ी नरमी से इसका हाथ थाम लिए। मलाइका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मलाइका ने सहम कर नजरें उठाईं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे ख्वाबों का वो शहजादा नहीं हूँ जिसे तुमने सोचा होगा। शहरोज की आवाज़ में रंजो गम था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मोहब्बत मेरे दिल में किसी और के लिए थी, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आने दूँगा। मैं तुम्हें वो इज़्ज़त, वो मुकाम दूँगा जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हें हर हाल में खुश रखूँगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। मलाइका की आंखों से आंसू बहने लगे। ये अल्फाज सुनकर इसका दिल टूट गया था, मगर शहरोज की सच्चाई और नरमी ने इसे एक अजीब सी तस्कीन भी दी। वो एक झूठे रिश्ते की बजाय एक सच्चे एतराफ़ पर खड़े होने को तैयार थी। मैं जानती हूँ शहरोज, इसने बामुश्किल कहा, आप फिक्र न करें, मुझे बस आपकी रफ़ाकत चाहिए और आपका दिया हुआ हर रंग मुझे कबूल है। शहरोज ने एक गहरा सांस लिया, जैसे कोई पहाड़ इसके सीने से हट गया हो। इसने मलाइका को गले लगाकर तसल्ली दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नए बंधन को निभाने का आगाज़ किया। अगले हफ्ते शहरोज ने मलाइका के साथ लंदन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हवेली में किसी ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये इसके दादा का आखिरी फैसला था। मलाइका का दिल पाकिस्तान और अपने नानाबू की यादों में अटका था, लेकिन शहरोज की कुर्बत ने इसे लंदन के नाम से खौफजदा नहीं होने दिया। लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मलाइका ने एकदम बदला हुआ माहौल देखा। बुलंदो बाला इमारतें, भागती दौड़ती जिंदगी और वो आज़ादी जो उसने हवेली में कभी नहीं देखी थी।
शुरू में वो मुकम्मल तौर पर शेरोज़ पर इन्हिसार करती थी। शेरोज़ इसे शहर के खूबसूरत मुकामात पर ले जाता, इसे शॉपिंग करवाता और इसे हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश करता। शेरोज़ ने अपना पुराना अपार्टमेंट छोड़कर शहर से कुछ दूर एक पुरसकून इलाके में नया फ्लैट लिया था। वो वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑनलाइन काम भी करता था। इसका मकसद जल्द से जल्द खुद को माली तौर पर मजबूत करना था ताकि वो एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी जी सके। शुरू के महीने मलाइका के लिए बहुत मुश्किल थे। वो मशरक़ी रवायात और हवेली की सख्तियों की आदी थी, जहाँ हर काम के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। लंदन का खुला माहौल इसे अजीब लगता था। वो अक्सर उदास हो जाती, पाकिस्तान और नाना अबू को याद करती। शेरोज़ हर शाम घर आकर इसकी उदासी दूर करने की कोशिश करता। वो इसे पढ़ने की तरगीब देता, इसे घर की जिम्मेदारियां संभालने का हौसला देता और इसे छोटे छोटे फैसलों में भी शामिल करता। वक्त का सफ़र वक्त पर लगाकर उड़ता गया। 6 महीने गुजर गए और मलाइका आहिस्ता आहिस्ता लंदन के माहौल की आदी होने लगी। शेरोज़ ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में दाखिला दिलाया, जहां इसकी मुलाकात मुख्तलिफ ममालिक की लड़कियों से हुई। मलाइका की फितरी जहानत और ख़ूबसूरती जल्द ही सबको मुतासर करने लगी। वो पहली बार खुद को एक आज़ाद फ़र्द के तौर पर महसूस कर रही थी, जहां इसे किसी की इजाज़त का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। शेरोज़ की मेहनत रंग लाई और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो गई। वो अपनी बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता। मलाइका जो अब इंग्लिश में रवानी से बात कर लेती थी, उसने कुकिंग क्लासेस लेना शुरू कर दी और अपने घर को अपनी पसंद से सजाया। शेरोज़ को महसूस हुआ कि मलाइका की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। इसकी पुरानी मासूमियत अब खुद एतमादी में बदल चुकी थी। 1 साल के बाद मलाइका ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने दादा के एहतराम में मुस्तफ़ा रखा। 2 साल बाद इनके घर में एक बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम समीना रखा गया। ये नाम मलाइका की मरहूम वालदा की याद दिलाता था। इन बच्चों ने शेरोज़ और मलाइका के रिश्ते को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। मलाइका अब एक मुकम्मल माँ, बीवी और एक खुद मुख्तार औरत थी। बच्चों की देखभाल, इनकी तालीम और शेरोज़ के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करने में वो इस कदर मसरूफ़ हो गई कि इसे ये बात याद करने का मौका ही न मिला कि शेरोज़ ने कभी इससे मोहब्बत नहीं की थी। शेरोज़ का ख्याल रखना, इसका एहतराम करना और इसे हर खुशी देना ही मलाइका की मोहब्बत का तरीका था। इसने शेरोज़ के एतराफ़ को अपने दिल में दफन कर दिया था और अब वो अपनी नई रोशन ज़िंदगी से बेहद मुतमईन थी। वो मोहब्बत से ज़्यादा एक ख़ानदान और रफ़ाक़त की मजबूती पर यकीन करने लगी। शेरोज़ भी मलाइका से बहुत खुश था। वो एक बेहतरीन बीवी और एक शानदार माँ साबित हुई थी। शेरोज़ ने कभी दोबारा किंज़ा के बारे में सोचा भी नहीं था। इसने अपना नंबर बदल दिया था और एक नया आगाज़ कर लिया था। इसे ये बात पता थी कि किंज़ा ने शायद इसके इंतज़ार में खुद को मुश्किल में डाला होगा, लेकिन शेरोज़ की अपनी ज़िंदगी इस मोड़ पर थी कि वो माज़ी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। इत्तफ़ाक़ी मुलाकात ये 5 साल बाद का वाक़या है। शेरोज़ अपने बच्चों मुस्तफ़ा और समीना और मलाइका के साथ लंदन के एक बड़े पार्क में पिकनिक मनाने आया था। मलाइका बच्चों के साथ एक तरफ खेल रही थी, जब शेरोज़ एक बेंच पर बैठा अपना अखबार पढ़ रहा था। अचानक इसने अपने सामने एक चेहरे को देखकर चौंक गया। वो चेहरा 5 साल पहले इसके दिल की धड़कन था, जिसके लिए इसने दुनिया को छोड़ने का इरादा कर लिया था। किंज़ा। वो हैरत से खड़ा हो गया। किंज़ा मुस्कुराई, एक बहुत ही पुरसकून और मीठी मुस्कुराहट। इसने एक सादा मगर खूबसूरत लिबास पहन रखा था और इसके साथ इसका शौहर और 2 बच्चे थे। शेरोज़, तुम यहाँ? किंज़ा भी हैरान हुई। मैं तो यहाँ हूँ, तुम यहाँ कैसे और तुम कैसी हो? शेरोज़ के दिल में एक लम्हे के लिए पुराने जज्बात ने सर उठाया, लेकिन जल्दी वो कंट्रोल में आ गया। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे शौहर हैं हारून और ये मेरी बेटी आमना और बेटा दाऊद। किंज़ा ने अपने ख़ानदान का तारुफ कराया। शेरोज़ ने हारून से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मिलकर खुशी हुई हारून। मैं शेरोज़ हूँ और वो मेरी बीवी मलाइका और बच्चे हैं। मलाइका बच्चों के साथ इनके पास आ गई। रस्मी तारुफ हुआ, लेकिन शेरोज़ और किंज़ा के बीच 5 साल का अनकही खामोश और राज थे जो हर लफ्ज़ में गूंज रहे थे। मुझे हैरत हुई। शेरोज़ ने कहा, मैंने तुम्हारा नंबर कई बार मिलाया, वो बंद था, और फिर मैंने सोचा शायद तुमने अपने कज़न से शादी कर ली होगी। इसके लहजे में एक हल्की सी तलखी थी। किंज़ा ने गहरा सांस लिया। इस वक्त हारून के कुछ दोस्त वहाँ पर आ गए। हारून वहाँ से उठकर गया तो किंज़ा को बात करने का मौका मिला। शेरोज़, तुमने ठीक सोचा, मैंने अपनी माँ बाप की बात मान ली थी। किंज़ा की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी आई
और फिर चली गई। जिस दिन तुम हवेली से निकले थे मुझे यकीन हो गया था कि अब हमारा मिलना मुकम्मल नहीं है। तुमने जिस मकसद के लिए मुझे बचाने का कहा था वो पूरा नहीं हो सकता था। मेरी फ़ोन कॉल तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं थी, वो आखिरी कोशिश थी, आखिरी चीख। जब तुम ना आए तो मैंने समझ लिया कि अल्लाह को यही मंजूर था। शहरोज़ के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं कॉल की कि तुम्हारी शादी हो गई है? तुम जानती थी कि मैं क्या सोच कर आया हूँगा। मैं शर्मिंदा थी, किंजा ने सच्चाई से कहा। मैं शर्मिंदा थी कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर ली, हालांकि हमने ज़िंदगी भर के वादे किए थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी ज़िंदगी की हकीकत देखो। मैंने अपना फ़ोन नंबर बदला और अपनी नई ज़िंदगी पर तवज्जो दी। किंजा ने शहरोज़ को देखा। और तुम क्या कर रहे हो? शहरोज़ ने मुस्कुराकर मलाइका की तरफ देखा जो बच्चों के साथ बेफिक्री से हंस रही थी। मेरे दादा, इनका इंतकाल हो गया था और ये मलाइका इनका आखिरी वादा था। मुझे वो वादा निभाना पड़ा। शहरोज़ ने अपनी सारी कहानी सुनाने के बजाय इख्तिसार से काम लिया। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मलाइका ने मेरी ज़िंदगी में वो इस्तेहकाम और सुकून दिया है जो शायद मैं किंजा तुम्हारे साथ नहीं पा सकता था। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरी दुनिया है। किंजा ने मलाइका की तरफ देखा और एक दिली मुस्कुराहट दी। मलाइका बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई खातून है। मैंने देख लिया कि तुम खुश हो और ये जानकर मुझे सुकून मिला है। और तुम खुश हो? शहरोज़ ने पूछा। मैं भी बहुत खुश हूँ। हारून एक बहुत अच्छे शौहर हैं, बहुत ख्याल रखने वाले। मेरे वालिदैन ने जो भी किया इन्होंने मेरे लिए बेहतरीन फैसला किया। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं और एक कामयाब जिंदगी। किंजा ने अपने शौहर की तरफ देखा। इस खामोशी में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। एक बेनाम एहसास था, ना मोहब्बत का, ना पछतावे का, बल्कि एक हकीकत का इदराक। किंजा ने हल्का सा हंसकर कहा, शहरोज़, हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर थे मगर हमारी मंजिल अलग अलग थी। अल्लाह ने शायद हमारे नसीब में एक होना लिखा नहीं था। हम दोनों ने अपनी अपनी कश्तियों को संभाला और अपनी मंजिल को पा लिया। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी बहुत खुश हो। शहरोज़ ने सर हिलाया। तुमने ठीक कहा। खुशी इस बात में नहीं कि हमें हमारी मर्जी की मोहब्बत मिले, बल्कि इसमें है कि हम इस रफ़ाकत की कदर करें जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दी। इन्होंने एक दूसरे के बच्चों को प्यार किया, चंद रस्मी बातें की और फिर किंजा जाने के लिए उठ खड़ी हुई। खुदा हाफिज़ शहरोज़, अपना और मलाइका का बहुत ख्याल रखना। किंजा की आवाज़ में अब कोई उदासी नहीं थी। खुदा हाफिज़ किंजा, तुम भी खुश रहो। किंजा अपने ख़ानदान के साथ पार्क से निकल गई और शहरोज़ ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। वो खामोशी से मलाइका और बच्चों की तरफ चला गया जो उसे देखकर मुस्कुराए। इस दिन के बाद शहरोज़ और किंजा कभी एक दूसरे से नहीं मिले। वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश, मुतमईन और इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे कि मोहब्बत का हर रिश्ता शादी की मंजिल तक नहीं पहुँचता, लेकिन एक मजबूत और सच्ची रफ़ाकत भी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा हो सकती है। शहरोज़ ने हमेशा मलाइका के साथ किया गया अपना वादा निभाया और इनकी खुशी का राज यही था कि इनके रिश्ते में मोहब्बत से पहले इज्जत, सच्चाई और जिम्मेदारी थी।